कि मात्र दो ग्रह अलग है, शुक्र और अरुण ग्रह, जहाँ पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है और पश्चिम दिशा में सूर्योदय होता है, और बाकी जो ग्रह हैं उन पर पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। तो ये फर्क था। इसके बाद में हम देखते हैं ग्रह के बारे में कि किस तरीके से ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, और उनके दूरी के आधार से ही अभी हम मानचित्र से दर्शाएंगे कि सूर्य से दूरी के आधार से ही किस तरीके से सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह और किस तरीके से सबसे दूर का ग्रह पाया जाता है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मान लीजिए ये हमने सूर्य बना दिया, ये सूर्य है। यह सूर्य है दोस्तों, और यह हमारी पहली कक्षा, यह दूसरी कक्षा हो गई सूर्य की, जिस कक्षा में ग्रह परिक्रमा करते हैं। यह तीसरी कक्षा हुई, यह चौथी कक्षा हुई, यह पांचवी कक्षा, यह छठी कक्षा, यह सातवीं और यह आठवीं। इन कक्षाओं में ग्रह किस तरीके से परिक्रमण करते हैं मैं आपको मानचित्र से दर्शाऊंगा कि किस ग्रह की आकृति बड़ी है तथा किस ग्रह की छोटी है। उसके आकार के अनुसार मैं इसके ऊपर मानचित्र से दर्शाने की कोशिश करूंगा तथा उनको दूरी बढ़ते क्रम में दर्शाऊंगा, यानी कि पहले सबसे कम दूरी पर जो सूर्य से स्थित है, उसके बाद में बढ़ते क्रम में, और लास्ट में जो सबसे दूर स्थित है उस ग्रह की हम बात करेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह यानी कि यहाँ पर यह बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह। आप इसके आकार को देखकर समझ सकते हैं कि बृहस्पति ग्रह की आकृति सबसे बड़ी है। कि हाँ, ग्रह में सबसे बड़ा कौन सा है आकार की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है शनि, शनि। फिर आकार में आता है अरुण, फिर उसके उपरांत आता है वरुण, वरुण के बाद अगर आकार की बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी आती है। और पृथ्वी मात्र एक ऐसा ग्रह है जहां पर अभी तक जीवन संभव है। पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल, नहीं पृथ्वी के बाद में शुक्र, फिर मंगल, और मंगल के उपरांत आएगा बुध ग्रह आ गया। तो हमने देखा कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हुआ, बुध। उसके बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण के बाद में वरुण। अगर हम मोटे तौर से बात करते हैं तो मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ पिंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ पिंड पाए जाते हैं। इन पिंडों को नाम दिया जाता है क्षुद्र ग्रह। नाम दिया जाता है। इन पिंडों को क्या नाम देंगे? क्षुद्र ग्रह। अब हम देखते हैं, इनका विस्तार से चर्चा करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लेते हैं बुध को। सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे? बुध का, कि बुध की कौन कौन सी विशेषताएं हैं तथा यह परिक्रमा करने में सबसे जल्दी करता है, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसको, तो इसके बारे में बात करेंगे, या इसकी मुख्य विशेषता क्या है उसके बारे में। तो हम बात करते हैं बुध ग्रह की। पहला ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह आ गया। बुध ग्रह के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि बुध ग्रह, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्थिति के बारे में। तो सूर्य के सबसे नजदीक सूर्य हुआ, और सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह हुआ,
सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, तो उसको क्या कहेंगे, बुध कहेंगे। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध हुआ। इसके अलावा सूर्य की परिक्रमा का जो समय है या परिक्रमण जो करता है, तो वह सबसे कम समय में करेगा, सबसे कम समय में। कारण आप लोग समझ सकते हैं कि सूर्य हुआ, सूर्य के सबसे जो नजदीक की कक्षा है, सबसे नजदीक की कक्षा है, उसके अंतर्गत बुध परिक्रमा करता है। तो नजदीक की कक्षा में अगर परिक्रमा करेगा तो ये सबसे कम टाइम ही लगेगा, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो वैसे वैसे हम देखेंगे कि अंत तक जाते जाते वरुण जो ग्रह है उसको परिक्रमण में, सूर्य का एक परिक्रमण करने में लगभग 166 वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष दोस्तों? लगभग 166 वर्ष। अगर हम बात करते हैं बृहस्पति की, तो बृहस्पति को लगभग 12 वर्ष एक परिक्रमा पूर्ण करने में लग जाते हैं। किसके? सूर्य का परिक्रमण करने में, एक निश्चित कक्षा के हिसाब से। अभी बुध हुआ, बुध सूर्य के सबसे नजदीक, परिक्रमण में सबसे कम समय लेता है, परिक्रमण में कम समय। तथा इसके अलावा बुध जो ग्रह है, इसकी मुख्य विशेषता जो है, इसकी मुख्य विशेषता है, मुख्य विशेषता क्या होगी कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। यानी कि जिस तरीके से हमारी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का गुण पाया जाता है, उसी प्रकार से बुध ग्रह इस पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र पाया जाना इसकी बुध ग्रह की मुख्य विशेषता है। यानी कि यह जो पंक्ति है यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किस ग्रह की विशेषता है। ऑब्जेक्टिव में आपको देकर पूछ सकता है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल, यानी कि इन ग्रह में से, निम्न ग्रह में से कौन से ग्रह के मुख्य विशेषता चुंबकीय क्षेत्र पाया जाना है, तो हम आंसर देंगे इसका कि हाँ, बुध ग्रह के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम अगले ग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, इसके बाद में हम अगले ग्रह के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं शुक्र ग्रह को। तो दूसरा जो ग्रह आता है वो कौन सा आता है? शुक्र ग्रह आता है। और शुक्र के बारे में चर्चा करते हुए उससे पहले मैं इसकी स्थिति के बारे में ज्ञात करते हैं, यानी कि शुक्र की जो स्थिति है वह कहाँ पर होगी। तो अगर स्थिति की बात करते हैं तो शुक्र की स्थिति बुध तथा पृथ्वी के मध्य में स्थित है, यानी कि इनका कर्म भी याद रखना आपको बहुत ही अनिवार्य है। यानी कि पूछ सकता है कि निम्न में से शुक्र ग्रह की स्थिति निम्न ग्रह के मध्य में पाई जाती है, यानी कि निम्न ग्रह के मध्य में शुक्र की स्थिति होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप में देगा आपको, और आपको आंसर देना होगा बुध तथा पृथ्वी के मध्य में। आपको दे सकता है मंगल पृथ्वी के मध्य में, बुध मंगल के मध्य में, या बुध और बृहस्पति के मध्य में। तो सबसे जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? बुध तथा पृथ्वी के मध्य में। सही उत्तर तो ये भी होगा कि बुध और मंगल के मध्य में, या बुध और बृहस्पति के मध्य में है, तो मध्य में। लेकिन जो सबसे सही आंसर होगा हमको उसके ऊपर जाना है, यानी कि किसके ऊपर जाना है? बुध तथा पृथ्वी के मध्य में। जो एग्जैक्ट लोकेशन है हम उसके हिसाब से इसकी बात करेंगे, और हमको आंसर देना है कि बुध तथा पृथ्वी इन दो के मध्य में कौन स्थित है? शुक्र स्थित है। और इसी के अनुसार हमारा क्या होगा? आंसर होगा।
तो शुक्र की स्थिति के बारे में हमने ज्ञात किया कि सूर्य से तो इसकी स्थिति दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर सूर्य से इसकी स्थिति है, तथा इसकी अगर निकटतम स्थिति ज्ञात करें, स्थिति में निकटतम ग्रह की बात करें हम, निकटतम ग्रह, तो शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। किसका निकटतम ग्रह? पृथ्वी के निकटतम है, पृथ्वी के निकटतम है। शुक्र ग्रह किस ग्रह के सर्वाधिक निकट है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। यह अपना आंसर होगा। स्थिति के बाद में हम बात करते हैं इसके उपनाम के बारे में, उपनाम के बारे में। शुक्र है, शुक्र को सबसे पहले भोर का तारा, भोर का तारा या सांझ का तारा, सांझ का तारा या पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन, बहन या भगिनी कहते हैं। पृथ्वी की बहन या भगिनी कहते हैं। इन सब के पीछे भी कारण है, इसके उपनाम के पीछे भी कारण है। भोर का तारा या सांझ का तारा क्यों कहते हैं? क्यों भोर का तारा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका अत्यधिक तापमान होने के कारण, अत्यधिक तापमान तथा इसके चमकीलेपन के कारण, अत्यधिक तापमान, तापमान तथा चमकीला होने के कारण, यानी कि अगर तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा तो ये क्या होगा? चमकीला भी होगा। और चमकीला होने के कारण भोर का तारा कहते हैं। इसे भोर का तारा इसलिए कहते हैं अत्यधिक इसकी जो ऊष्मा है, तो ऊष्मा होने के कारण, अत्यधिक ऊष्मा होगी, ऊष्मा होने के कारण ये क्या करेगा कि सूर्य के उदय होने के बाद में भी आप लोग इसको सुबह के समय में देख सकते हैं, 4 बजे या 5 बजे के बाद में भी देख सकते हैं। फिर आता है सांझ का तारा, यानी कि चमक के कारण जैसे जैसे सूर्य अस्त होता जाएगा तो उसके अस्त होने यानी कि पूर्ण रूप से अस्त होने से पहले यह दिखाई देने लग जाएगा, यानी कि गोधूली वेला के समय में यह दिखाई देने लग जाएगा। इसके बाद में आता है कि पृथ्वी की बहन या भगिनी क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी की बहन या भगिनी कहने से मतलब ये है कि इसका जो आकार है, शुक्र का जो आकार है वो क्या है? पृथ्वी के समान है। आकार है जो क्या है? पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के समान। इसके अलावा घनत्व समान, इसके अलावा घनत्व समान। तो पृथ्वी के आकार तथा घनत्व में समानता के कारण इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तथा भोर का तारा और सांझ का तारा इसको तापमान तथा अत्यधिक चमकीलेपन के कारण कहा जाता है कि सूर्य के अस्त होने से पहले इसका दिखाई देना तथा सूर्य के उदय होने से पहले इसका सूर्य के उदय होने के बाद में भी इसका दिखाई देना। तो इस कारणवश से इसको भोर का तारा या सांझ का तारा उपनाम दिया जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ में एक अच्छे कॉन्सेप्ट से पढ़ना, आपस में लिंक करते हुए पढ़ना कि किस तरीके से हम लिंकअप करते हुए पढ़ेंगे, और उसी के अनुसार अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है। मैंने चर्चा की थी सबसे पहले भूगोल के परिचय की कि उसके पितामह या उसके स्टार्टिंग किस तरीके से हुई होगी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया ब्रह्मांड उत्पत्ति के बाद में, ब्रह्मांड उत्पत्ति का काल मैंने बताया 13.7, यानी कि आप इस डाटा को आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि हाँ सबसे पहले हमने ब्रह्मांड पढ़ा तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति पहले हुई है। फिर उसके बाद में सूर्य उत्पत्ति यानी कि सौरमंडल उत्पत्ति का जो क्रम स्टार्ट हुआ वह 4.7 अरब वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ था, 4.7 अरब वर्ष स्टार्ट हुआ था, और धीरे धीरे उस प्रक्रिया में लगभग 1 अरब वर्ष लग गए, यानी कि सूर्य जो आया अस्तित्व में वह 4.6 अरब वर्ष पूर्व में आया, 4.6 अरब वर्ष पूर्व में आया।
तो इस तरीके से आप डाटा को देख सकते हैं कि किस तरीके से हम ऊपर से बढ़ते से घटते क्रम की तरफ चल रहे हैं। उसके बाद सौरमंडल, सौरमंडल में हमने ग्रह का क्रम देखा। तो ग्रह की विशेषताएं अगर आप लोग इस तरीके से याद करेंगे कि हाँ एक लाइन पूरी, जैसे शुक्र को भोर का तारा कहते हैं, तो इस तरीके से आपको कभी भी ज्योग्राफी याद नहीं होगी। मेरा मानना यह है कि आप इसको बिल्कुल डायग्राम बनाएं इसका, और डायग्राम बनाने के साथ साथ आप इसकी एक एक ग्रह की विशेषताओं को जिस तरीके से कॉन्सेप्चुअल रूप से मैंने आपके सामने लिखा है कि पहले हम उसकी स्थिति का पता करेंगे, फिर उसके बाद में इसके बारे में जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से समझाया। इसके बाद में आप एक नोट डाल लीजिए, और नोट में क्या लिखेंगे, नोट में जिस तरीके से ये ग्रह पाए जाते हैं, इन ग्रह की भी परिक्रमा उपग्रह करते हैं। क्या करते हैं? इन ग्रह की परिक्रमा उपग्रह करते हैं। इन ग्रह की परिक्रमा क्या करते हैं? उपग्रह करते हैं। एक निश्चित परिपथ में करते हैं, यानी कि एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण करते हैं। लेकिन बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं पाया जाता है। बुध तथा शुक्र ऐसे उपग्रह जिनका एक भी क्या नहीं मिलता है? उपग्रह नहीं मिलता है, उपग्रह नहीं मिलता है। तो नोट डालकर आप लिखिए कि बुध तथा शुक्र ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं पाया जाता है। तो आप इस लाइन को नोट डालकर लिख लीजिए तथा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। आइए दोस्तों, इसके बाद हम अगले ग्रह की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा ग्रह कौन सा होगा? तो अगला ग्रह, अगर हम क्रम से बात करते हैं, तो अगला ग्रह हमारा पृथ्वी पाया जाता है, जिस पर हम वास करते हैं। तो पृथ्वी के बारे में हम आगे चलकर ग्रह के उपरांत पढ़ेंगे। ग्रह के उपरांत हम विस्तार से पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे, तथा पृथ्वी जब स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद इसके उपग्रह के बारे में, और उसके बाद इसकी वायुदाब पेटियां या अन्य जो टॉपिक है, महाद्वीप या महासागर है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो पृथ्वी एक बड़ा टॉपिक है, इस वजह से इसको मैं स्किप करते हुए और मंगल ग्रह की तरफ चल रहे हैं, यानी कि मंगल ग्रह के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। पृथ्वी को हम ग्रह खत्म होने के तुरंत बाद में हम पृथ्वी स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में चंद्रमा तथा फिर अन्य गतिविधियों के बारे में बात करेंगे। तो तीसरा जो ग्रह की बात करते हैं वो करेंगे मंगल ग्रह। किसकी बात करेंगे? मंगल ग्रह की बात करेंगे, मंगल ग्रह की। अब सबसे पहले तो मंगल की स्थिति के बारे में देखते हैं कि मंगल की स्थिति क्या होगी। तो अगर मंगल की स्थिति के बारे में दोस्तों बात करते हैं, अगर क्वेश्चन आए कि मंगल ग्रह की स्थिति निम्न में से के मध्य में पाई जाती है, अगर ऑप्शन में आता है, मान लीजिए ऑप्शन फर्स्ट आया, ऑप्शन फर्स्ट में आपको दे दिया पृथ्वी तथा बृहस्पति, पृथ्वी तथा बृहस्पति ऑप्शन आ गया। सेकंड ऑप्शन में आपको दे दिया पृथ्वी तथा क्षुद्र ग्रह दे दिए। थर्ड ऑप्शन में आ गया आपके पृथ्वी तथा अरुण दे दिया, या उपयुक्त सभी दे दिया। डी के अंदर उपयुक्त सभी दे दिया। तो हम बात करते हैं कि पृथ्वी, पहले हमें ध्यान से क्या देखना है, क्वेश्चन को देखना है कि अगर क्वेश्चन में आता है कि मंगल की स्थिति निम्न ग्रह में से निम्न के मध्य में पाई जाती है,
निम्न ग्रह के मध्य में पाई जाती है, के मध्य में पाई जाती है। यानी कि जहां पर ग्रह पूछता है, ग्रह पूछेगा तो हमें ध्यान देना है पृथ्वी और बृहस्पति आंसर होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि मंगल की स्थिति निम्न के मध्य में पाई जाती है, यानी कि जहां पर ग्रह की कोई चर्चा नहीं की जाती है, तो उस स्थिति में हमारा आंसर कौन सा होगा? पृथ्वी तथा क्षुद्र ग्रहों के मध्य में पाई जाती है। पृथ्वी तथा क्षुद्र ग्रहों के मध्य में पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है तथा इनका क्रम भी ध्यान रखना है आपको कि किस क्रम में होंगे ये। तो स्थिति की बात की हमने, तो स्थिति इसकी किसके मध्य में पाई जाएगी? किन ग्रहों के मध्य में? तो स्थिति पाई जाएगी पृथ्वी तथा तो हम पढ़ रहे हैं अरुण ग्रह के बारे में। अरुण ग्रह यानी कि इसकी मुख्य विशेषता की अगर बात करते हैं तो अरुण ग्रह अपने कक्षा के अंदर लगभग सूर्य की तरफ पूरा झुका हुआ दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? झुका हुआ। यानी कि अरुण अपनी कक्षा के अंदर लगभग सूर्य की तरफ पूरा झुका हुआ दिखाई देता है और इसके झुकाव के कारण इस ग्रह को क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। किसको? अरुण को कहा जाता है। दूसरी अगर मुख्य विशेषता की बात करते हैं तो दूसरी मुख्य विशेषता है 9 वलय पाई जाती हैं। 9 वलय पाई जाती हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से होगी। 9 वलय हैं जो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि अरुण ग्रह इसके 9 वलय हैं जो इसके चारों तरफ पाई जाती है। और 9 वलय में से 5 का वैज्ञानिक नामकरण हो चुका है। 5 कौन कौन सी है? तो उसमें नाम दे रखा है अल्फा, बीटा, गामा, इप्सिलॉन तथा इसके अलावा डेल्टा। ये इन 9 वलय का नामकरण कर रखा है, यानी कि 9 में से 5 का नामकरण कर रखा है। अरुण ग्रह के सापेक्ष देखते हैं। तीसरी अगर मुख्य विशेषता की बात करते हैं तो यह अपनी जो घूर्णन गति है, इसकी अरुण ग्रह की जो घूर्णन गति है, तो घूर्णन गति है जो किस तरफ करता है? यह पूर्व से पश्चिम की तरफ करता है। पूर्व से पश्चिम की तरफ करता है तथा इसके 21 उपग्रह पाए जाते हैं। अरुण ग्रह के उपग्रह कितने हैं? अगर इसके उपग्रह की हम बात करते हैं तो इसके 21 उपग्रह पाए जाते हैं। और यह 21 उपग्रह जो इसी के समान दिशा में क्या करते हैं? गति करते हैं। समान दिशा में गति करते हैं, यानी कि पृथ्वी के विपरीत गति करते हैं। पृथ्वी के विपरीत गति करते हैं। जो यह उपग्रह, ये भी अरुण ग्रह के समान पूर्व से पश्चिम की तरफ इनकी घूर्णन गति है। पूर्व से पश्चिम की घूर्णन गति का मतलब है कि पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है, यानी कि सूर्य के समांतर गति करती है। जिस तरीके से सूर्य पश्चिम से पूर्व की तरफ करता है, यह जस्ट उसके विपरीत है। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं, उसके अंदर ऑप्शन में आपको मिलता है ऑप्शन नंबर 1 कि शुक्र और अरुण, ऑप्शन नंबर 2 अरुण और बुध, ऑप्शन नंबर 3 बृहस्पति और अरुण का नाम आता है, या ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी के उपग्रह। तो इसका उत्तर होगा शुक्र तथा अरुण के। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक ऑप्शन में आपको अरुण मिल जाता है, फोर्थ ऑप्शन के अंदर, तो आपको ऑप्शन फोर्थ को ज़्यादा सटीक मानते हुए ऑप्शन फोर्थ के साथ जाना पड़ेगा। कारण क्या है कि शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह
पृथ्वी के विपरीत घूर्णन करते हैं, यानी कि पृथ्वी का घूर्णन है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, जबकि इस अरुण ग्रह के जो उपग्रह वह इसके समान गति करते हैं, यानी कि किस जो उपग्रह है वो, और समान गति करने से आशय क्या है हमारा कि समान गति करेंगे, यानी कि पृथ्वी के विपरीत गति करने लग रहे हैं, अरुण के समान करते हैं। तो हमने अरुण ग्रह के बारे में देखा। तो अरुण ग्रह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस हिसाब से इसकी मुख्य विशेषताएं बनती हैं कि इसकी स्थिति है जो शनि तथा वरुण के मध्य, आकार के हिसाब से तीसरे नंबर का, मुख्य विशेषता लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, झुकाव के हिसाब से सूर्य की ओर झुका हुआ है, झुकाव के कारण इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। 9 वलय पाई जाती है, 9 में से 5 का वैज्ञानिक नामकरण हो चुका है कि अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन और डेल्टा नामकरण किया गया है। फिर इसकी घूर्णन गति के कारण यह मुख्यतः विशेषता रखता है कि इसकी पूर्व से और पश्चिम की तरफ घूर्णन गति होती है, और इसकी तो जो होती है, लेकिन उसके साथ में इसके जो उपग्रह वह भी अरुण के समान ही गति करते हैं। तो इस प्रकार से हमने अरुण ग्रह को देखा, और इसका आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम वरुण ग्रह की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं वरुण ग्रह की। तो वरुण ग्रह की बात करते हैं अभी हम। वरुण ग्रह की बात करते हैं तो वरुण ग्रह की स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो वरुण ग्रह जहाँ पे समाप्त होता है, यानी कि इसकी कक्षा के जब हम बाहर देखते हैं तो कक्षा के बाहर में अगर स्थिति की बात करता हूँ तो वरुण ग्रह की स्थिति होगी अरुण तथा धूमकेतु के मध्य। धूमकेतु, और धूमकेतु का जो बेल्ट पाया जाता है वरुण को पार करने के बाद उसे कूपर बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपर बेल्ट। कूपर बेल्ट किसको कहते हैं? वरुण के जो पार यानी कि अंतरिक्ष की तरफ जब हम जाते हैं तो उसे धूमकेतु पाई जाती है। इस धूमकेतु को हम क्या कहते हैं? एक सीक्वेंस में जो मिलती है कक्षाओं के समांतर, उसे ही हम कूपर बेल्ट की संज्ञा देती है। अब धूमकेतु होती क्या है? धूमकेतु की अगर बात करते हैं तो यह धूल के कण तथा गैसीय कणों का या गैसीय अवस्था का मिश्रण होती है। गैसीय अवस्था का मिश्रण होती है, जिसकी आकृति कुछ इस तरीके से होती है, यानी कि इसकी पूंछ पाई जाती है। धूमकेतु क्या पाई जाती है? पूंछ पाई जाती है, और यह पूंछ है जो सूर्य से बाहर की तरफ इसकी दिशा बनती है। और यह जो अग्रभाग है, इसका गोलाकार जो भाग है, यह सूर्य के प्रकाश के कारण कैसा दिखाई देता है? चमकीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? चमकीला दिखाई देता है। यानी कि स्थिति, अगर वरुण की स्थिति के बारे में हम बात करते हैं तो वरुण की स्थिति कहाँ होगी? अरुण तथा धूमकेतु के मध्य। धूमकेतु के जो बेल्ट होता है उसको कूपर बेल्ट कहते हैं, बेल्ट नुमा संरचना बनती है। धूमकेतु होती क्या है? धूलकण तथा गैसीय अवस्था का मिला जुला स्वरूप क्या कहलाता है? मिला जुला स्वरूप धूमकेतु कहलाता है।
तथा यह कैसा होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण जो गोलाकार भाग है वह तो चमकीला दिखाई देगा और बाकी जो है वो पूंछ है जो सूर्य से दूर की तरफ इंगित करती है। इसके बाद स्थिति के बाद में वरुण ग्रह पर सर्वाधिक क्या पाई जाती है, तो वरुण ग्रह पर मीथेन गैस पाई जाती है, सर्वाधिक मीथेन के बादल पाए जाते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं। इसका जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल सर्वाधिक दूर, यानी कि यह दूर स्थित है, दूर है तो इसका क्या होगा, परिक्रमण काल सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा का मतलब है कितना, 166 वर्ष, यानी कि 166 वर्ष में 166 वर्ष में जो वरुण ग्रह है वह अपनी एक परिक्रमा है जो सूर्य के सापेक्ष पूर्ण करता है अपनी कक्षा के अंदर। यानी कि हमने देखा वरुण ग्रह की स्थिति देखी कि अरुण और धूमकेतु के मध्य पाई जाती है, यानी कि अंतरिक्ष की तरफ जाएंगे तो धूमकेतु देखने को मिलेगी, जो बेल्ट बनेगा कुपर बेल्ट, और यह गैसीय कण धूल तथा गैसीय मिश्रण का हुआ है धूमकेतु है जो। इसके बाद हमने देखा कि इस पर मीथेन गैस की प्रचुरता मिलती है, मीथेन गैस की परिक्रमण है जो सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि कक्षा है जो इसकी सबसे दूर है, और इसका परिक्रमण काल लगभग 166 वर्ष का माना जाता है। तो इसी के साथ में हमारे ग्रह पृथ्वी को छोड़कर बाकी सभी ग्रह के बारे में हमने चर्चा की, और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।